गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके पाठ 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। इस सिद्धांत में डार्विन ने कुछ बातें बताई जिन्हें मैं पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट है इसका सिद्धांत का, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। ये आप भली भांति जानते हैं कि जीव संतान उत्पन्न करते हैं और संतान उत्पन्न करने की उनमें प्रचुर क्षमता होती है। प्रत्येक जीव में प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न करने की असीम क्षमता होती है। निम्न श्रेणी के जंतुओं में तो प्रजनन इतना अधिक होता है कि अगर सभी संतान जीवित रह जाएं तो कुछ ही वर्षों में ये पूरी पृथ्वी निम्न श्रेणी के जीवों से ही भर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जितनी संतान उत्पन्न होती है वो सभी की सभी जीवित नहीं रह पाती। उन्होंने हाथी का उदाहरण देकर बताया कि अत्यधिक कम प्रजनन क्षमता होते हुए भी एक जोड़ा हाथियों से 750 वर्षों में लगभग 2 करोड़ हाथी अस्तित्व में आ सकते हैं। हाथी में प्रजनन क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 750 साल में 2 करोड़ हाथी अस्तित्व में ला सकते हैं। इसके बाद आता है जीवन संघर्ष। आप लोग जानते हैं पृथ्वी पर जीने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। प्रकृति में भोजन, स्थान, प्रकाश आदि सब सीमित है। अतः पैदा होते ही प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए इन आवश्यक सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसको जीवन संघर्ष कहते हैं। इस जीवन संघर्ष के कारण ही इनकी संख्या यानी जीवों की जो संख्या है वो स्थिर बनी रहती है, क्योंकि कुछ जीव जीवन का संघर्ष करते करते ही मर जाते हैं। जैसे जंगल में बहुत सारे हिरन होते हैं और शेर उनमें से कुछ को खा जाता है। जो तेज दौड़ सकते हैं वो बच जाते हैं, जो तेज नहीं दौड़ पाते वो मर जाते हैं। जीवन संघर्ष अंतः जातीय व सजातीय अर्थात एक जाति के जीवों के मध्य तथा अंतर जातीय अर्थात विभिन्न जातियों के मध्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त जीव जातियां वातावरण के साथ भी संघर्ष करती हैं। कभी बहुत कड़ाके की ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिसमें कुछ जीव मर जाते हैं और वही जीव जिंदा रहते हैं जो उनको सह लेते हैं। इसके बाद आता है विभिन्नताएं। देखो बच्चों, प्रत्येक जाति के जीवों में विभिन्नताएं मिलती हैं। विभिन्नताएं लाभदायक अथवा हानिकारक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। लाभदायक वंशानुगत विभिन्नताएं संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती हैं, क्योंकि ये जीन को वातावरण के अनुकूल बनाती हैं तथा जीव को जीवित रहने में सहायता करती हैं। तो जो अच्छी विभिन्नताएं होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जो हानिकारक होती हैं उसकी वजह से बेचारा जीव जो है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है योग्यतम की उत्तरजीविता। इसमें डार्विन ने क्या बताया? देखिए बच्चों, वही जीव जीवित रहता है जो जीवन संघर्ष में वातावरण के अनुकूल होता है और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने में सक्षम होता है। संघर्ष में निर्बल जीव नष्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम जिराफ का उदाहरण लेते हैं।
डार्विन के अनुसार जिराफ जो था वो दोनों तरह का होता था, छोटी गर्दन वाला भी और बड़ी गर्दन वाला भी। तो जब घास सूख गई तो जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो पेड़ों की पत्तियां नहीं खा सके और मर गए। ऊंची गर्दन वाले जिराफ जो थे वो पेड़ों की पत्तियों को खाकर जीवित रहे, इसीलिए आज हमें ऊंची गर्दन के जिराफ दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट आता है प्राकृतिक वर्ण या चयन। प्राकृतिक वर्ण या चयन क्या है बच्चों? ये वातावरण के अनुकूल तथा जीवन संघर्ष के दौरान कुछ जीव जीवित रहते हैं तथा अन्य नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसे योग्यतम की उत्तरजीविता भी कहते हैं। अतः प्रकृति स्वयं ही श्रेष्ठ जीवों को चुनती है। जो जीव प्रकृति के अनुकूल होगा वही जीवित रहेगा और जो अनुकूल नहीं होगा वो मर जाएगा। अब आता है नई जातियों की उत्पत्ति। नई जातियों की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा? जीवन संघर्ष में योग्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। साथ ही संतान में भी कुछ विशेष लक्षण तथा विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। लक्षणों तथा विभिन्नताओं के इकट्ठा होते रहने से कुछ पीढ़ियों बाद एक नई जाति उत्पन्न हो जाती है। बच्चों, इस प्रकार हमने डार्विन के प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत में ये 6 बातें पढ़ी और 6 बातों की मैंने आपको व्याख्या करके बताई। अब हम पढ़ते हैं जाति उद्भव। जाति उद्भव में समझेंगे। देखिए बच्चों, अभी तक हमने जो कुछ भी समझा वह सूक्ष्म विकास था। सूक्ष्म विकास से हमारा तात्पर्य छोटे परिवर्तन से है, परंतु ये महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये विशिष्ट जातियों की समष्टि के सामान्य लक्षणों में परिवर्तन लाते हैं। किंतु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि नई जाति का उद्भव किस प्रकार हुआ है। यह तभी कहा जा सकता है जबकि गुणों का एक समूह जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, दो भिन्न समष्टियों में बट जाए जो आपस में जनन करने में असमर्थ हो। जब यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब हम कह सकते हैं कि दो स्वतंत्र जातियों का उदय हुआ है। देखिए बच्चों, ये तो हम जानते हैं कि जीवों में धीरे धीरे परिवर्तन आता है और जब किसी जाति के जीवों में इतना परिवर्तन आ जाए कि वो परस्पर जनन ना कर सके, तो इस प्रकार एक जाति से दो नई जातियों का विकास हो जाता है। जिन झाड़ियों पर भ्रंग भोजन के लिए निर्भर करते हैं, अगर वे झाड़ियाँ एक वृहद क्षेत्र में फैल जाएं, तो समष्टि का आकार भी विशाल हो जाएगा, परंतु व्यष्टि भ्रंग अपने भोजन के लिए जीवन भर अपने आसपास की कुछ झाड़ियों पर ही निर्भर करते हैं, वो बहुत दूर नहीं जा सकते। अतः भ्रंगों की इस विशाल समष्टि के आसपास उप समष्टि होगी, क्योंकि नर व मादा भ्रंग जनन के लिए आवश्यक है। अतः जनन प्राय इन उप समष्टियों के सदस्यों के मध्य ही होगा। या ये भी हो सकता है कि कुछ साहसी भ्रंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं। यह भी हो सकता है कि कोआ
किसी भ्रंग को एक स्थान से बिना हानि पहुंचाए दूसरे स्थान पर छोड़ दे। अपने स्वयं भी जा सकता है और किसी अन्य प्रकार से भी जा सकता है। दोनों स्थितियों में अप्रवासी भ्रंग स्थानीय समष्टि के साथ ही जनन करेगा। परिणामतः अप्रवासी भ्रंग के जीन नई समष्टि में प्रवेश हो जाएंगे। इस प्रकार का जीन प्रवाह उन समष्टियों में होता रहता है जो आंशिक रूप से अलग अलग है, परंतु पूर्ण रूप में अलग नहीं हुई है। परंतु यदि इस प्रकार की दो उप समष्टियों के मध्य एक विशाल नदी आ जाए तो दोनों समष्टियाँ और अधिक पृथक हो जाएंगी, जिससे दोनों के मध्य जीन प्रवाह का स्तर और भी कम हो जाएगा और फिर दोनों अलग अलग जातियों का निर्माण कर लेंगे। इस प्रकार से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में आनुवांशिक विचलन के चलते प्रत्येक उपसमिष्टि में विभिन्न परिवर्तनों का संग्रहण हो जाएगा। भौगोलिक रूप से विलग इन समष्टियों में प्राकृतिक चयन का तरीका भी भिन्न होगा। अतः उदाहरण के लिए एक उपसमिष्टि को सीमा में चील द्वारा कुएं समाप्त हो जाते हैं, चील कुएं को समाप्त कर देती है, तो इस उपसमिष्टि में रंगों के हरे रंग के लक्षण का प्राकृतिक नहीं हो पाएगा और दूसरी उपसमिष्टि में यह घटना नहीं होती। जहाँ पर कुआं बहुत अधिक संख्या में मिलेगा तो इस स्थान पर इसका चयन होगा। तो इस प्रकार जो मैंने उदाहरण दिए हैं उनसे नई जातियों का उद्भव होता है। अब आता है विकास एवं वर्गीकरण। बच्चों, विकास एवं वर्गीकरण, ये इस टॉपिक को मैं आपको अगली कक्षा में समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।